हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। ईसीजीसी पीओ नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रहेगा इसमें। ठीक है, क्या वैकेंसीज़ रहेंगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कल से, यानी कि 11 नवंबर से, एंड रहेगा 2 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो एडिट या मॉडिफिकेशन करना होता है ना, कभी कुछ हमने गलत कर दिया होता है या फिर कुछ ऐड करना रहता है, एडिट करना रहता है, तो उसके लिए डेट्स आपको दे रखी हैं। जब आपको ये रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज़ हो जाएगी 2 दिसंबर को, उसके बाद में 6 दिसंबर से 7 दिसंबर यानी कि एक दिन के लिए आपकी एडिट विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 15 दिसंबर से, एंड आपका उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा 11 जनवरी 2026 में। ठीक है, उसके बाद में उसका रिज़ल्ट वगैरह आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, वो सब फरवरी मार्च में आपका इंटरव्यू तक होगा। ठीक है, अभी अगर हम वैकेंसीज़ की बात कर लें तो आपकी टोटल वैकेंसीज़ 30 आई हैं एंड कैटेगरी वाइज इस तरीके से आया है। एससी के लिए आपका 5 वैकेंसीज़ आए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 12, और यहाँ पे लिखा हुआ है बैकलॉग वैकेंसीज इसमें एक भी नहीं है, तो मतलब सब फ्रेश वैकेंसीज़ हैं। एंड वैकेंसीज़ वेरी कर सकती हैं अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मतलब चेंज होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो पीडब्ल्यूबीडी वाले लोग हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी सिर्फ एक ही रिलीज़ करी है इन लोगों ने, एंड चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले नेशनैलिटी होती है, वो तो हमें पता ही है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, रिफ्यूजी का जो भी दे रखा है ये सब है। फिर आपका 1 नवंबर 2025 तक आपकी एज मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 इयर्स ही होनी चाहिए। यही दोनों रेंजेस के बीच में, या यही दोनों स्पेसिफिक होना चाहिए, 21 या 30, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको डेट क्या दे दी है, 1 नवंबर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंसान है वो 2 नवंबर 1995 से पहले नहीं पैदा हुआ होना चाहिए, और 1 नवंबर 2004 के बाद में नहीं पैदा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो एज वाइज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है, BWBD वालों के लिए 10 है, और जो ये कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन वाली उनके लिए 5 साल है। ठीक है, सो ये आपका वो रहा। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो भी हमारी डेट क्या दे रखी है उसके लिए, 1 नवंबर 2025। ठीक है, आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब BA हो, BSc हो, BBA हो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, एंड आपके पास में आपका पर्टिकुलर डेफिनेट मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इस डेट से पहले, मतलब 1 नवंबर 2025 से पहले ये प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, ये चीज़ प्रूफ करते हुए आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 1 नवंबर 2025 से पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हो। ठीक है, उसके बाद में स्पेशलिस्ट्स के लिए यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा। ये तो आपका जर्नलिस्ट का था, तो हमने जर्नलिस्ट का डिस्कस कर लिया, स्पेशलिस्ट का अभी कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, सो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसी हिसाब से उसी डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बाकी आपका जो ये रहता है ना, जो डिसेबिलिटी वाला क्राइटेरिया रहता है, उसमें क्या क्या कैटेगरीज कंसिडर किए जाते हैं, ये हर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, उन कुछ लोगों के लिए तो चेक किया जा सकता है। आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन का जो भी ये रहेगा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं आगे, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब आ जाते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है ना, उसमें आपका 5 कैटेगरीज रहेंगी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी, मतलब टोटल आपका अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहते हैं, और मार्क्स भी 200, मतलब एक एक मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन आपकी टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट की रहेगी 140 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट, है ना।
एंड रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 40 मिनट, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 10 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट, तो टोटल हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 140 मिनट, ठीक है। उसके बाद में स्पेशलिस्ट के लिए क्या क्या दे रखा है वो आपने बता दिया, क्योंकि हमारा इस स्पेशलिस्ट के केस में आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज को हटा करके। फिर आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है जर्नलिस्ट के लिए, उसमें 2 ही आते हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग आता है, प्रेस से आता है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों ही अटेम्प्ट करने रहेंगे, कैसे रहेगा, ऐसे के 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रेस से के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 में से एक ऐसे का करना है आपका, 2 में से एक प्रेस से का करना है, ठीक है। ऐसे वही होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया, उस पर आपको लिखना होता है प्रॉपर एक आर्टिकल, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसका कंक्लूजन, हर एक चीज़ इंक्लूड करते हुए। एंड प्रेस में ये होता है, आपको एक पैसेज दिया जाता है एंड आपको उसको समराइज़ करना होता है, यूजुअली 1/3 वर्ड्स में, ठीक है, जितने दे रखे हैं। तो 20-20 मार्क्स के ये रहेंगे, 40 मिनट मिलेंगे दोनों के लिए, मतलब 20 मिनट आप मान के चलो कि ऐसे लिखने के लिए, और 20 मिनट आपको मिलेगा प्रेस से लिखने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है फॉर बोथ क्वेश्चंस टुगेदर, तो मतलब ये होगा कि आपको इकट्ठे 40 मिनट दे दिए, अब आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम ऐसे में दे रहे हो और कितना टाइम आप प्रेस में दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाने हैं जब आप एग्ज़ाम में जाओ, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं एंड उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। आपके पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद में आपके उसी पर्टिकुलर डेट का, उसी सेशन का, और उसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका वहाँ पे दिया होगा एडमिट कार्ड के उसमें पेज में, उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी कलर्ड फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट नहीं लिखा, यहाँ पे कलर्ड लिखा हुआ है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, ठीक है, तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, वैसे आधार कार्ड में यूजुअली मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, वरना पैन कार्ड आप अपना ले जा सकते हो, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो अगर है। फ़ोटो कॉपी आपको चाहिए फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ की, जो भी आप यहाँ लिखोगे। आई थिंक जो ये फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, इसको इन लोगों ने और स्पेसिफाई किया होगा शायद आगे चल के, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, ठीक है। एंड अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले बाद में पहुँचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये लिखा हुआ है। एंड आपका जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 3 घंटे। अब 3 घंटे कैसे हुआ, 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटा 20 मिनट आपका हुआ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, एंड उसी के जस्ट बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए 40 मिनट, तो टोटल आपका 3 घंटे हुए, 2 घंटे 20 मिनट उसके, 40 मिनट डिस्क्रिप्टिव के, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, लेकिन आपको वहाँ पे 4 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भी, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में भी, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग 1 एडिशनल फोटोग्राफ कॉल लेटर के साथ में, और जो भी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भी लेकर आने हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हैंड आउट में, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि हम एडवाइस करेंगे कि आपके पास में उस पर्टिकुलर फ़ोटो के कम से कम 8 कॉपीज़ हों, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में चाहिए रहते हैं। तो आपको क्या लेके जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी कॉपी लेके जानी है, एडमिट कार्ड में कलर्ड फ़ोटो लगानी है, एंड एक्स्ट्रा कॉपी भी लेके जानी है कलर्ड फ़ोटो की, ठीक है, एंड टाइम से पहुंचना है। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है कि 1/4 मार्क कितना हुआ, 1 का 0.25 मार्क आपका नेगेटिव कट जाएगा अगर आपने गलत छोड़ा, और वो तो हमें पता ही होता है कि अगर आपने कुछ भी मार्क नहीं किया है तो कोई मार्क नहीं होता, वो 0 रहता है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, वो तो आपकी प्रेफरेंस या अवेलेबिलिटी दोनों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। कट ऑफ आपकी देखा जाएगा, मार्क्स obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in online examination and interview से ही आपकी मेरिट लिस्ट या फाइनल लिस्टिंग बनती है, ठीक है। तो पहला आपने क्लियर किया तो आप इंटरव्यू में पहुंचोगे, इंटरव्यू और जो ऑनलाइन टेस्ट दिया था ऑब्जेक्टिव, दोनों के मार्क्स मिला करके आपकी फाइनल वो रहती है, ठीक है।
अब इंटरव्यू के लिए इन लोगों ने बता दिया है कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा या तो दिल्ली में या मुंबई में, दोनों जगह में से कहीं पे भी, ठीक है। जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको टाइम, वेन्यू, सेंटर, सब चीज़ों की डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। एंड कोई अगर आपको इंटरव्यू का वेन्यू चेंज कराना है इन केस आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए 60 रहते हैं एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% रहते हैं। बाकी कैटेगरीज़ के लिए SC ST OBC PWBD के लिए 35%, मतलब आपको 60 में से 40% तो एक्वायर करने ही है, ठीक है। एंड वही रहता है जनरली आपका यही रहता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का जो वेटेज रहता है आपकी फाइनल लिस्टिंग में वो 80:20 रहता है, कि 80 कंसिडर किया जाता है आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कितना ऑब्टेन किया एंड 20% देखा जाता है आपने इंटरव्यू में कितना ऑब्टेन किया, दोनों को मिला करके आपका वो बनता है, ठीक है। अब इंटरव्यू के टाइम पे अगर एप्लीकेबल है, मतलब जिसका सिलेक्शन होगा, आपको क्या क्या ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हो या नहीं ले जा पाते हो तो आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए रहता है इंटरव्यू के लिए। प्रिंट आउट चाहिए आपको इंटरव्यू के कॉल लेटर का, ठीक है। इंटरव्यू का एडमिट कार्ड अलग से आएगा, ठीक है। और जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उसका आपको प्रिंट आउट ले जाना होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जनरली आपकी 10th क्लास की मार्कशीट उसमें रहती है, ठीक है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, मार्कशीट्स लेके जाने पड़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। और उसमें ये होना चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन 1 नवंबर 2025 से पहले हो चुकी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा इन केस आप रिजर्वेशन के लिए वो करते हो, ठीक है। ओबीसी में हमें पता ही है कि क्रीमी लेयर के लिए नहीं होता है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए हमें करना होता है, ठीक है। जो वो मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। और EWS के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी वाला ले जाना पड़ता है। ये सारे सर्टिफिकेट्स पर्टिकुलर अगर कैटेगरी से आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस फिल करते हो तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा एंड ये सब ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अब बच्चों के पास ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारा ये कहाँ पे रहेगा, पोस्टिंग कहाँ पे रहेगा इन केस हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है ये पैन इंडिया सर्विस है तो उन्हें कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ को भी ध्यान में रखें, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत मेंशन गलत तो नहीं की थी। हाँ, जो हम बोल रहे थे ना कि आपको आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें राशन कार्ड और आपका लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव नहीं किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको लेके नहीं जानी है बतौर आइडेंटिटी का प्रूफ, आपका राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर्स आईडी ले जा सकते हो, बैंक की पासबुक ले जा सकते हो जिसमें फ़ोटोग्राफ और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है। और आपको आधार कार्ड ले जा सकते हो, एम्प्लॉय आईडी ले जा सकते हो उसके वेरिफिकेशन के लिए, आपके एक्सपीरियंस के वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब क्या क्या आइटम्स परमिटेड हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सिंपल बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हो। आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाए हैं वो सब तो लेके जाने ही हैं, ठीक है। एंड क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है, कोई भी स्टेशनरी आइटम अलाउड नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है, गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, ये सब नहीं है। कोई भी ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है लड़कियों को, स्पेशली रिस्ट वॉच, कैमरा, कुछ भी नहीं। कोई भी मेटेलिक आइटम नहीं होना चाहिए, कोई भी ईटेबल आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं है। अब कैंडिडेट्स का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो चीज़ें मिलती हैं वो तो हमने बताया हुआ है, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। फ़ोटोग्राफ किस तरीके से क्या क्या वो रहता है वो आपको बताया होता है, जिस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। तो आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना रहता है, ठीक है। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया रहेगा जिसका टेक्स्ट ही यहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा। इसके हिसाब से ही आपको पेपर पे लिख के एंड उसको स्कैन करके डालना रहता है। आई, नेम ऑफ द कैंडिडेट, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप दोगे वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, ठीक है। और जो ये आप टेक्स्ट लिखोगे डिक्लेरेशन का, ये भी आपका कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको पेमेंट करना रहता है, वो तो सही है। एंड आपका एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 175, SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 950, बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए दे रखा है, ठीक है। अब एडिट विंडो जो आपका खुलेगा, एडिट विंडो में आप सिर्फ कुछ ही चीज़ें एडिट कर सकते हो, वो यहाँ पे दे रखा है। ये एग्ज़ाम सेंटर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th या 12th के परसेंटेज, ये सब आप एडिट कर सकते हो अगर आपने गलत फिल कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनकी वजह से कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है बच्चों का काफ़ी बार, तो वो चीज़ नहीं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपना ये भी रखो अपने पास में, जो भी कॉल लेटर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट के टाइम पे आता है, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट करना रहता है। फिर ये किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या पिक्सल होना चाहिए, कितना फाइल का साइज़ होना चाहिए, जैसे फ़ोटोग्राफ का 20 KB टू 50 KB होना चाहिए, तो ये चीज़ें तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसी हिसाब से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे। अगर मैं वैसे बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पे काफ़ी अच्छा रहता है। मुंबई सर्कल में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो 20 लाख पर एनम का आपका CTC रहता है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। सो जो भी लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दें, जो जो मिस्टेक्स बच्चे जनरली हो जाती है उन लोगों से, वो ना करें, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, अच्छा अप्लाई कर दीजिए, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।